चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पावर ऑफ अटर्नी के बारे में। पावर ऑफ अटर्नी यानी क्या होता है, कैसे नियुक्त की जाती है और उनके कार्य क्या होते हैं, इसके बारे में हम पूरी जानकारी जानेंगे। वीडियो अंत तक देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए जानेंगे पावर ऑफ अटर्नी के बारे में पूरी जानकारी। अब मुख्तारनामा या अधिकार पत्र, पावर ऑफ अटर्नी या लेटर ऑफ अटर्नी एक लिखित दस्तावेज है जिसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वह उसके किसी निजी कार्य यानी पर्सनल वर्क, व्यापार या किसी कानूनी कार्य के लिए उसका प्रतिनिधित्व करे, अर्थात उसकी ओर से कार्य करे। अब पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1882 के अनुसार पावर ऑफ अटर्नी ऐसा कानूनी दस्तावेज है, लीगल डॉक्यूमेंट है, जिसके जरिए कोई व्यक्ति दूसरे शख्स को अपना कानूनी प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव घोषित करता है। अब रिप्रेजेंटेटिव को एजेंट और घोषित करने वाले को प्रिंसिपल कहा जाता है। एजेंट प्रिंसिपल के बदले उसके सभी कानूनी, फाइनेंशियल और दूसरे मामलों में फैसले ले सकता है। वह प्रिंसिपल के बदले कोई डीड भी साइन कर सकता है या फैसले कानूनी रूप से मान्य होंगे। अब एजेंट का पेशे से वकील होना जरूरी नहीं है। हालांकि एजेंट पावर ऑफ अटर्नी के दायरे से बाहर नहीं जा सकता। उसके फैसले से प्रिंसिपल को नुकसान होता है तो एजेंट को हर्जाना देना होगा। अब पावर ऑफ अटर्नी किसी अचल संपत्ति के मालिकाना हक को ट्रांसफर करने के लिए तैयार की जा सकती है। अब रजिस्ट्री के बदले पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल आमतौर पर उन हालात में किया जाता है जब प्रॉपर्टी का मालिक यानी ओनर, प्रॉपर्टी का ओनर बीमारी या दूसरे अन्य वजह से कोर्ट जाने की प्रक्रिया से बचना चाहता हो या अहम फैसले लेने में सक्षम न हो, लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ हो। अब पावर ऑफ अटर्नी के टाइप्स कौन से हैं देखेंगे हम। अब काम के उद्देश्यों के आधार पर पावर ऑफ अटर्नी दो तरह के होते हैं। पहले जनरल पावर ऑफ अटर्नी और दूसरी स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। मोटे तौर पर समझे तो किसी एक काम के लिए दी जाने वाली पावर ऑफ अटर्नी कहलाती है, जैसे कोई डील फाइनल करना। जबकि जनरल पावर ऑफ अटर्नी के जरिए एजेंट कई कामों में फैसले ले सकता है। जनरल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर प्रॉपर्टी मॉर्गेज, सेल परचेज, कॉन्ट्रैक्ट्स, लीज, सेटलमेंट जैसे तमाम कामों को अंजाम दे सकता है। अब सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि रजिस्ट्री और जनरल पावर ऑफ अटर्नी आखिर क्या होते हैं। जनरल पावर ऑफ अटर्नी किसी भी काम के लिए दिया जा सकता है। इसे मुख्तारनामा आम भी कहा जाता है। जैसे जनरल पावर ऑफ अटर्नी के जरिए बैंक अकाउंट ऑपरेट, लॉकर ऑपरेट करने, प्रॉपर्टी खरीद बिक्री के अधिकार से लेकर दूसरे तमाम सरकारी कामों का अधिकार दिया जाता है। अब हालांकि जनरल पावर ऑफ अटर्नी कभी भी रद्द किया जा सकता है यानी कैंसिल किया जा सकता है, और इसे रद्द करने के बाद जिसके नाम से जनरल पावर ऑफ अटर्नी बनाया गया है उसे नोटिस दिया जाता है। साथ ही पेपर के जरिए लोगों को बताना होता है कि जनरल पावर ऑफ अटर्नी रद्द कर दिया गया है। कुछ जनरल पावर ऑफ अटर्नी ऐसे भी होते हैं जो अखंडनीय यानी इरेवोकेबल होते हैं, यानी जिन्हें रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन स्पेशल केस में ऐसे जनरल पावर ऑफ अटर्नी को भी रद्द किया जा सकता है यानी कैंसिल किया जा सकता है। इसी तरह स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी होता है जो किसी खास काम के लिए बनाया जाता है। अब जनरल पावर ऑफ अटर्नी का दायरा बड़ा होता है। अब वैलिडेशन ऑफ पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी प्रिंसिपल या एजेंट की मौत के बाद वैध नहीं रहती। अगर किसी दुर्घटना के असर से प्रिंसिपल कोई कानूनी दस्तावेज साइन करने की स्थिति में नहीं रहते तो पहले की गई
पावर ऑफ अटर्नी की समय सीमा भी समाप्त हो जाती है। इसके अलावा प्रिंसिपल कैंसिलेशन डीड के जरिए पूर्व में की गई पावर ऑफ अटर्नी को कैंसल कर सकता है। अब काम पूरा होने पर स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी को समाप्त मान लिया जाता है। दोनों पक्षों की आपसी सहमति से पावर ऑफ अटर्नी कभी भी कैंसल की जा सकती है। यहाँ ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी का जिक्र करना लाजमी है। अब ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी यानी क्या होता है तो जानेंगे हम। ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी का मतलब उस पावर ऑफ अटर्नी से है जिसमें प्रिंसिपल ने यह साफ तौर पर लिखा हो कि उसके अक्षम हो जाने पर भी पावर ऑफ अटर्नी जारी रहेगी। हालांकि प्रिंसिपल की मौत होने पर इसकी भी वैधता समाप्त हो जाती है। अब कुछ जगहों पर ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी को हेल्थ केयर पावर ऑफ अटर्नी भी कहा जाता है। इसके तहत एजेंट प्रिंसिपल की मेडिकल केयर से जुड़े अहम फैसले लेने का अधिकारी होता है। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ पावर ऑफ अटर्नी, रजिस्ट्रेशन कैसा होता है तो जानेंगे हम। अब जनरल पावर ऑफ अटर्नी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं होता। वैसे तो इसका रजिस्ट्रेशन कराने पर इसे ज्यादा महत्व दिया जा सकता है, खास तौर पर जब मामला अचल संपत्ति से जुड़ा हो यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ा हो। जिन जगहों पर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 लागू है वहां इस डीड को सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराया जाता है। बाकी जगहों पर अटेस्टेशन नोटरी या प्रशासनिक अधिकारियों से कराया जाता है। अब इसके रजिस्ट्रेशन के समय 2 या इससे ज्यादा गवाहों का होना जरूरी है यानी 2 विटनेस होना जरूरी है। अब रजिस्ट्रेशन के बाद प्रिंसिपल को एग्जीक्यूटेड और इसे पाने वाले को जनरल पावर ऑफ अटर्नी या स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर कहते हैं। अब हाउ टू मेक पावर ऑफ अटर्नी इन फॉरेन, फॉरेन में पावर ऑफ अटर्नी कैसे बनते हैं। भारत स्थित किसी प्रॉपर्टी की डील करने के लिए विदेश में भी पावर ऑफ अटर्नी तैयार और रजिस्टर्ड कराई जा सकती है। अगर पावर ऑफ अटर्नी का रजिस्ट्रेशन भारत से बाहर कराया गया है तो इन कागजात के भारत पहुंचने के 3 महीने के अंदर इसे जिलाधिकारी से मान्यता दिलानी होगी यानी कलेक्टर से मान्यता दिलानी होगी। मान लीजिए अमेरिका में रहने वाला एक एनआरआई अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है, लेकिन इसके लिए भारत नहीं आना चाहता, उसके पास समय नहीं है, वो भारत नहीं आना चाहता। ऐसे में वहाँ यूएस में पीओएल यानी पावर ऑफ अटर्नी तैयार कराकर उसे नोटराइज करा सकता है। अब विदेश में यह डीड स्टाम्प पेपर पर नहीं बल्कि सादे कागज पर बनाई जा सकती है, लेकिन इसे नोटराइज कराना जरूरी होगा। भारत में इसे स्टाम्प पेपर पर ही तैयार किया जा सकता है। विदेश में पावर ऑफ अटर्नी को एग्जीक्यूट करने के लिए नोटरी इंडियन काउंसिल या केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के पास जाना होगा। सो फ्रेंड्स, ये थी पावर ऑफ अटर्नी के बारे में पूरी जानकारी। थैंक यू।